शुक्रिया। हरियाणा की प्रदेश, राज्य और जिले की कमेटियों का आभार। बड़े भाई धनपाल जी का हरियाणा में आजाद समाज पार्टी और निवासी का ऑफिस खोलने का काम किया। आभार आप सभी का कि आप सब यहाँ अपना काम छोड़ करके बैठे हैं, और आभार उन सबका भी जो इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम में नहीं आए और घरों से सुन रहे हैं, उनका भी। सबसे पहले तो भारत के उन सभी महापुरुषों को नमन कर दूं जिन्होंने भारत की अछूत जातियों के लिए देश के अंदर एक व्यापक आंदोलन कराने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए और यहाँ शूद्रों और अतिशूद्रों को भी जीने का अधिकार दिया। ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। हो सकता है कि सच बोलते समय कुछ बातें कड़वी मुंह से निकल जाए, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि किसी भी मर्द का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक कड़वी दवाई मुंह में न डाल दी जाए। और क्योंकि मेरे समाज का फर्ज इतना बड़ा है जिसका इलाज करते करते इस देश के अंदर ना जाने कितने महापुरुष आए और चले गए। ये वही देश है जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये वही देश है जहां कभी महिलाओं को किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते। ये देश की बुराई और अच्छाई करने का सवाल नहीं है, ये सवाल है किसी भी देश में बसे वहां के नागरिकों की अस्मिता का, कि उस देश के अंदर उनको कितने मान सम्मान। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो ये वही हरियाणा है जहां जयपुर और बघाड़ा जैसे भयानक कांड हुए हैं जो देश के साथ साथ पूरे विश्व पर चलित हुए हैं। ये वही हरियाणा। अगर मैं बात करूं हरियाणा के डेवलपमेंट की तो मैं जहां खड़ा हूं इस क्षेत्र का नाम जमुनानगर है। मैं वहां से भी निकल कर आया हूं, यहाँ पर बहुत अच्छी पत्ती घुस गए। मैं अपने गुजरात यहाँ आने के चक्कर में देखा कि अच्छे रास्ते बने हुए हैं। लेकिन फिर भी एक बात और कहूं कि जिस राज्य का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए हो और उस राज्य की मेन सड़क कच्ची पड़ी हुई हो तो उस राज्य का कितना डेवलपमेंट हुआ है ये सोचा जा सकता। मैंने क्योंकि पहले ही कहा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं कुछ बातें कड़वी जरूर होंगी। कि आप जानते हैं कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है उसका जिम्मेदार कौन होता? किसी राज्य की सड़क नदी खड़ौते सही नहीं है तो जिम्मेदार कौन होता है? अगर किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है उसका जिम्मेदार कौन होता? उसके जिम्मेदार अगर कोई होता है तो उस राज्य का नागरिक होता है, क्योंकि वो सवाल करना भूल गया है, उसे सवाल करने बंद। किसी हरियाणा में हत्या होती है, किसी हरियाणा में धर्म के नाम पर एक षड्यंत्र रचा जाता है। तो पूछता हूं आप सभी से कि जब इतने षड्यंत्र हरियाणा में हो रहे हैं तो क्या हरियाणा में कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठा सके, तो यहाँ की शिक्षा के लिए आवाज उठा सके, यहाँ की समृद्धि के लिए आवाज उठा सके, कि यहाँ का विकास कैसे होगा इसके लिए आवाज उठा? यहाँ की वो शोषित जातियां जिसका शोषण बड़े पैमाने में आज भी हरियाणा के अंदर है, क्या कोई ऐसा भी है कि उनके लिए आवाज उठा सके खड़ा होकर? या सिर्फ हरियाणा के साथ पूरे देश के लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं कि वोट दे दोगे 5 साल में एक बार फिर आपको तो पूछेगा? ये कहा का नियम है। मैंने पहले ही कहा किसी देश की व्यवस्था वहां के नागरिकों से होती है। एक कथन में याद आ रहा है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब का। चौधरी चरण सिंह साहब कहते हैं कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। ये लाइनें तो बहुत छोटी है लेकिन इनका मतलब समझिए क्या है
भारत के खेत खलिहानों से ऊपर जाने वाला रास्ता भारत की उन्नति बढ़ाता है। यानी कि भारत का किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जब तक उन्नत नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र की, उस देश की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, उसकी उन्नति कभी नहीं होगी। अब आप सोचिए, सर्वे कीजिए अपने गली मोहल्लों में जाकर के, जाइए पूछिए लोगों से कितनों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। जाइए पता कीजिए ये दोहरा चरित्र क्यों है कि एक का बच्चा अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जहां उसको तैरना सिखाया जाता है, जहां उसको गाना सिखाया जाता है, जहां उसको पाठ्यक्रम के साथ इंग्लिश सिखाई जाती है और सारी सुख सुविधाएं मिलती है। और एक गरीब मजदूर का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, जहां सिर्फ इंग्लिश के नाम पर ABCD, मैथ के नाम पर 1 2 3 और हिंदी के नाम पर ऐसे और भाषा पढ़ा करके या भी करते जाता है, शाम को थोड़ी छुट्टी भी दी जाती है। सोचिए व्यवस्था इस देश की कहां है? इस देश की व्यवस्था को सुधारेगा कौन? जाति, खास तौर से वो जातियां जो कट्टर जातियां हैं, जो शोषित जातियां हैं, इनको साहब काशीराम साहब ने पिछड़ा SC OBC का नाम दिया, अल्पसंख्यक का नाम दिया। जिन जातियों को जाति के अधिकार के लिए मान्यवर, जिन जाति के अधिकार के लिए जिन्होंने इन जाति के उद्धार के लिए कहा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों में ललकारा है भारत की जल जमीन पर 90 भाग हमारा। अब खुद जाकर देखिएगा, खुद सोचिएगा, अपने गांव का आंकड़ा लगाइएगा कि आपके गांव में जमीन कितनी है और आपके समाज के पास कितनी जमीन है। अपना आंकड़ा लगाइएगा जाकर। अगर लगे कि दूसरों के बराबर तुम पर भी जमीन है तो इस देश में कहीं ना कहीं बराबरी है, वरना इस देश में बड़ी गैर बराबरी। अब आप देखिए इस देश के अंदर सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने वाला इंसान जो इस देश की सफाई करता, वो जब गटर में घुसने से मर जाता है तो उसको मुआवजे के नाम पर बातें मिलती है, लगातार ऑफिसों के चक्कर मिलते हैं। लेकिन वही अगर किसी और समाज का व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट में मर जाए तो फौरन प्रावधान हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले का पूरा मत मानिएगा, इस देश का वो समाज जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको बहुजन कहा जाता है, बहुसंख्यक कहा जाता है, जिसको किसान मजदूर कहा जाता है, वो समाज निर्दयता से इस देश में सोए हुए। वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ना नहीं चाहता, वो अपने गली घोड़ों को पक्का नहीं करना चाहता। ये उसकी गलती है कि वो सोया पड़ा था। इस बार बीमारी का फॉर्मूला अपना दीजिए। जब MP MLA विधायक आए तो उससे सवाल पूछिएगा। एक क्या सवाल उसे पूछेगा, पिछले 5 साल में मेरे मोहल्ले में कितना विकास हुआ है, ये मुझे बता दे तो वोट तुझे जीत जाए। और अगर जवाब ना दे, वो जवाब ना दे तो फिर उसको अपने मोहल्ले से बाहर निकालने के लिए भी तैयार। अगर ऐसा नहीं, भारत के किसी भी गांव के लोग ऐसा नहीं कर सकते तो समझ लीजिए, जान लीजिए, आपसे उन्नति उतनी दूर है, आपसे आपकी शिक्षा उतनी दूर है जितनी दूर इस जमीन से आसमान है, उतनी दूर। वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, वो लोग सड़क पर ठेली लगाते हैं, वो लोग इस देश की सफाई करते हैं, उनको भी पूरा अधिकार है इस देश के अंदर एकल शिक्षा प्रणाली, एक जैसी शिक्षा हासिल करने का कि एक विधायक का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा स्कूल में पढ़े, स्कूल में रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी पढ़े, दोनों लोग एक स्कूल में पढ़े, आपको पूरा अधिकार। लेकिन ये बात करेगा कौन? अगर ये बात की जाएगी तो हत्याएं होंगी। मेरे मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले बीमारी में एक विधानसभा अध्यक्ष को बातों पर करने पर गोली मार दी, तो हत्याएं होंगी। लेकिन अगर देश की उन्नति चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो और ये चाहते हो इस देश की व्यवस्था पहले की तरह सोने की चिड़िया भरे, तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। जब सवाल पूछोगे तो सामने वाले को समझ आएगा ये देश अब उन्नति की ओर चल रहा। अगर सवाल नहीं पूछोगे क्या जाने कितने लोग आएंगे, कितने संगठन बनेंगे,
कितने चंद्रशेखर कमल बनाना हिमांशु जैसे भाई होंगे, ना जाने ये कब चले जाएंगे, कोई जानकारी नहीं लगेगी। अब आप सोचिए, सर्वे कीजिए कि आपको आपके क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। अगर ये जीवन आप चाहते हैं, जो जीवन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये जीवन है, तो हमसे अच्छा जीवन है तो इस देश में जानवरों का जीवन है साहब। जानवर हमसे ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो अपने जीवन के सुधार के लिए, अपनी उन्नति के लिए ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्या करें, महापुरुष याद आ रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में भारत में फांसी चढ़ते हैं। 23 साल की उम्र में जवानी का पड़ाव शुरू होता है और वो व्यक्ति देश के लिए फांसी चढ़ जाता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति मात्र 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ता है, क्यों? ये जो युवा मेरे खड़े हैं, जो सिर्फ फोन में, एंड्रॉइड फोन के अंदर मूवी देखने में समय खराब करते हैं, ये जो मेरा युवा वर्ग आज देश में खुश है, सड़क पर खड़ा होकर के मैं उससे अपील करता हूं, ये देश पहले भी युवाओं ने बदला, देश को फिर युवा बदलेंगे, लेकिन इस देश को युवा जब बदलेंगे तो फोन आपके हाथ में है। जब आप उसका हरियाणा का बजट खर्च करेंगे, जब आप अपने क्षेत्र का बजट खर्च करेंगे और ये खर्च करेंगे कि यहाँ नौकरियां कितनी खाली, तब ये देश बदल सकता है, आपका क्षेत्र बदल सकता है, जरूर बदलने वाला है। हाँ, कुछ लोग सवाल करते हैं कि भीम आर्मी का लड़कों ने कुछ युवाओं में पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी फासला। मैं नहीं कहता वोट देना कि आपकी इच्छा है, आप सबके वोट किधर देना है, उन्नति करनी है तो भगत सिंह के औलादों को वोट दीजिए। ये तो सामने बैठी हुई है लड़ने वाली औलाद, ये 23 साल 25 साल 30 साल के औलाद इनको। और अगर इस देश की उन्नति नहीं चाहते, अपने देश की उन्नति नहीं चाहते, तो साहब पैसों में भी आप वोट दे सकते हैं। पिछले 70 साल से लगातार ऐसा क्षेत्र में होता आ रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी बात। मैं ये कहता हूं कि अगर आप उन्नति चाहते हैं और बढ़ने में अपनी औलादों को ये कहकर जाना चाहते हैं कि भाई मैंने देश के हिस्से में अपना योगदान दिया, जब इस देश को प्राइवेट किया जा रहा था, जब रेलवे बिक रहा था, जब इस देश की वर्दी को बेचा गया, तो मैं चुप नहीं रहा, मैंने आंदोलनकारियों का साथ दिया। अगर अपने औलादों को लेकर देना चाहते हैं तो भीम आर्मी के पक्ष में खड़े हो जाइए। और अगर वो चाटुकारिता चाहते हैं देश के अंदर कि एक सावरकर, जिसको देश का सबसे बड़ा संगठन अपना आदर्श मानता हो, वो सिर्फ जेल जाने पर अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देता है और माफी मांग लेता है कि मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार करूंगा। अगर उन जैसे लोगों का देश चाहते हो तो उनके साथ चले जाइएगा। हमारा तो सीधा सीधा मामला है, हम फूले साहब अम्बेडकर की औलाद है, हम शहीद आजम भगत सिंह की औलाद है, हम अब्बासुल्लाह का शहीद आजम उधम सिंह की औलाद है, और जब तक दम है लड़ते रहेंगे, अपने जैसे शूरवीरों को इस देश में पैदा करते रहेंगे। ये हमारा प्लान है। अब आप सोचिए, एक कमल बनाना, उसके घर पर सैनिक छत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगा करके इस आंदोलन को चला रहा है। ये प्रजापति साहब उम्र देखिए, क्या उम्र है, घर में रहने की उम्र है, सरकारी कर्मचारी रहे हैं, तनख्वाह मिलती है, पेंशन आती है, लेकिन यहाँ इस आंदोलन में अपना पैसा खर्च करके बैठे हुए। सोचिए, जब ऐसे लोग इस आंदोलन को सीख रहे हैं, अगर इनमें से एक व्यक्ति कभी विधानसभा संसद में आपने भेजा तो क्या होगा जनता? अगर आपने एक व्यक्ति विधानसभा संसद में गलती से भेज दिया तो हरियाणा की विधानसभा चलेगी नहीं। पहले यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़ों की बात होगी, क्षेत्र के विकास की बात होगी, तब विधानसभा चल पाएगी, चलेगी नहीं। आज पूरे देश में सारे राजनीतिक दल भीम आर्मी के विरोध में लगे हुए हैं लगातार। वो जानते हैं कि भीम आर्मी के लोग पैदा हो गए, ये लोग बोलेंगे तो मुंह से भगत सिंह की तरह उगलेंगे, ये जब खड़े होंगे, ये जब पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम कर जाएंगे, इसलिए वो खौफ ज्यादा है, वो डरने लगे हैं कि कल के युवा, ये शोषित वंचित वर्ग के युवा, ये किसान कमेरे मजदूर वर्ग के युवा जो खड़े हो गए हैं देश की व्यवस्था को बदलने पर, तो कोई रोक नहीं पाए। तो मेरा यही निवेदन है, अगर आपको ये लगता है कि भीम आर्मी कुछ कर रही है तो आजाद समाज पार्टी का के
प्रत्याशी जो कमल बनाना जी भाई यहाँ पे सुन लीजिएगा सकन दूरी और अगर ये लगता है कि नहीं अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ तो उनको मत चुनेगा तो कहिएगा नहीं और मेहनत करो आपके सारा लोग और मेहनत करने का काम करो। लेकिन मैं एक बात और समझ कर दूं, देश में जिस नाम से हमें जाना जाता है और से हमें पूरे देश में देखा जाता है कि आज इमेज करने वाला व्यक्ति भी जब इस ओर सोचता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि तूने गलत किया तो नीले पड़ने के लोग आएंगे, बीमारी के लोग आएंगे और इलाज करेंगे। उनके लिए राक्षस से हम लोग बिल्कुल राक्षस है। जो गरीबों को सताएगा तो जातीय पीड़न करेगा उसके लिए हम बिल्कुल राक्षस है, उसको चेतावनी भी है। वो चाहे कितना बड़ा मंत्री या मुख्यमंत्री हो, बीमार भी कितनी बड़ी फौज देश के अंदर है, यहाँ बेटियों की या गरीबों की वंचितों की रक्षा कर सके। आज सड़क पर आंदोलन इस देश में सबसे ज्यादा मजबूत किसी का है तो वो भीम आर्मी का है। और अगर आप चाहते हो आंदोलन को संसद और विधानसभा मजबूत किया जाए तो भीम आर्मी के लोगों के कंधों को मजबूत करें, भाई त्रिपाठी जैसे साथियों के कंधों को मजबूत करें, या टीम जो हमारे के कंधों को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं यहाँ की जिले के प्रदेश की कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मजबूत कार्यालय खोलने का काम किया। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मेरी बातों से लगा हो कि नहीं कहीं ना कहीं परिवर्तन की शुरुआत देश में है तो अपने बच्चे समझकर, भाई समझकर कंधा मजबूत करने का काम कीजिए। अपनी बात करेंगे साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। लाइनें पुरानी है लेकिन पर गौर जरूर फरमाइएगा कि हम लोगों पर कटी बैठती है। जिसके पास कुछ ना हो उसको मांगने से भीख मिल सकती है, लेकिन हाँ अगर लोकतंत्र की ताकत को समझ लोगे तो सारे अधिकार छीन लोगे। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार को छीने जाते हैं, छीने जाते हैं, छीने जाते हैं।